स्क्रीन पे 16 नंबर का लिगेंड जो शो किया गया है, जो नजर आ रहा है आपको, ये कैमीन कैटलिस्ट है, कैमीन स्काई कैटलिस्ट। इसको हम कैसे यूज करते हैं कि इसके ऊपर हम सिलिका के पार्टिकल डिपॉजिट करते हैं। जैसे ही हम सिलिका के पार्टिकल डिपॉजिट करेंगे तो ये बन जाएगा हेट्रोजीनाइज होमोजीनियस कैटलिस्ट। इट मीन पहले वो होमोजीनियस था और सिलिका के पार्टिकल ऊपर ऐड करने से ये हेट्रोजीनाइज बन गया। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि इससे हम कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। इससे हम अल्फा अल्कीन बना सकते हैं और स्टीराइन बना सकते हैं। अल्फा अल्कीन कौन सी होती हैं? ऐसी अल्कीन के डबल बॉन्ड कॉर्नर पे हो, या राइट कॉर्नर पे हो या लेफ्ट कॉर्नर पे हो, तो उसको हम अल्फा अल्कीन कहते हैं। और इसको हम टर्मिनल अल्कीन भी कहते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्मिनल अल्कीन। तो इसे हम सिंपल अल्कीन का मोनोमर यूज करेंगे तो रिएक्शन बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका मैकेनिज्म भी आसान है, रिएक्शन को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोपीन और स्टाइन के अलावा अगर कोई हम मोनोमर यूज करते हैं तो उसका रिएक्शन हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, उसका मैकेनिज्म भी डिफिकल्ट होता है। अच्छा, अब इसमें दो किस्म की कपलिंग होती है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कपलिंग। एक हेड टू हेड होती है, दूसरी हेड टू टेल होती है। अब जो कैमीन्स का कैटलिस्ट है इसमें हेड टू टेल कपलिंग हो रही है, और जो हमारे पास मोनोमर है वो अल्कीन है। अल्कीन मोनोमर है और इसकी हेड टू टेल कपलिंग हो रही है। अब इससे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? प्रोडक्ट 18 बनेगा। यानी ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें सारे मिथाइल ग्रुप एक साइड पे होंगे। अच्छा, अब आपके ज़हन में आ रहा है कि ये हेड टू हेड लिंकिंग क्या है, कपलिंग क्या है, या हेड टू टेल लिंकिंग क्या है। इथीन की पॉलीमराइजेशन में दो किस्म की लिंकिंग होती है। यानी मोनोमर जब कैटलिस्ट अटैच होता है तो वो लिंकिंग किस लिहाज से, हेड टू हेड है या हेड टू टेल है, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हेड टू टेल को एक्सप्लेन करने के लिए अब यहाँ पे एक है विनाइल क्लोराइड। ये जहाँ पे मैं एरो रोटेट कर रहा हूँ, ये क्या है? विनाइल क्लोराइड है, एक मोनोमर है। विनाइल क्लोराइड एक मोनोमर है। अब जो इसकी एक्टिव साइड है वो इसका हेड है। अब यहाँ पे ऐसी कार्बन जिसके साथ ये Cl लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है, ये कार्बन इसका हेड है। और बाकी कार्बन जिसके साथ दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, ये क्या है? टेल है। तो ये हेड होगा, टेल होगा। अब देखिए कि फर्ज करें कि यहाँ पे अगर ये मोनोमर है स्टाइरिन का, यहाँ पे बना है, तो देखें दोबारा वो Cl वाला एंड यहाँ पे लिंक हो रहा है। ये फर्ज करें एक मोनोमर, जहाँ पे मैं एरो रोटेट कर रहा हूँ, ये आपका मोनोमर है, वो क्या? विनाइल क्लोराइड एक हो गया। अब जब दूसरा ऐड हो रहा है तो देखें कि उसका हेड, यानी जो रिएक्टिव साइड है जहां से रिएक्शन स्टार्ट होना है, वो उसका हेड कहलाता है। अब ये रिएक्टिव साइड है, हेड है, और ये इसका क्या? टेल है। ये टेल है। CH2 दो हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है विनाइल क्लोराइड में, वो टेल है। और जो जिस कार्बन के साथ क्लोराइड लगा हुआ है वो उसका क्या है? हेड है। तो ये टेल हेड या हेड टू टेल कपलिंग कहते हैं। तो इसी तरह उस मोनोमर में भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह हेड टू टेल लिंकिंग होती है, कपलिंग होती है ड्यूरिंग इथाइलिन पॉलीमराइजेशन। अब इसमें मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इसमें मोनोमर है। ये इसका हेड, कौन सी निशानी है कि हेड कौन सा है, टेल कौन सा है? कि जिसके साथ जो साइड रिएक्टिव साइड है, जहां पे रिएक्शन शुरू होना है, तो उसको हम कहेंगे हेड, और बाकी जो साइड है वो टेल। ये कार्बन जिसमें क्लोरीन डायरेक्ट अटैच है वो हेड है, और बाकी क्या है? टेल है। अब इसी तरह अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल समझाऊं जिसमें हम कैमिन स्काई कैटलिस्ट को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हेड और टेल का क्या सीन है? उसमें हेड और टेल का सीन ये है
कि अब देखें कि ये रिएक्टिव साइट है, ये इसका हेड हो गया जहां पे मैं एरो शो कर रहा हूँ, और ये इसकी टेल है, जो दूसरी साइड है उसकी टेल है, और ये इसका हेड है। तो इसमें भी जिस तरह विनाइल क्लोराइड में मैंने आपको दिखाया है कि वहां पे हेड टू टेल कपलिंग हो रही है, इसमें भी उसी तरह हेड टू टेल कपलिंग होगी कि पहले मोनोमर अटैच होता है उसके साथ कैटलिस्ट के साथ, जैसा कि यहाँ पे अटैच हुआ है। अब इसका ये टेल है, अब जो न्यू इथाइलिन प्रोपाइलीन मोनोमर आएगा, इसकी टेल के साथ उस मोनोमर का हेड अटैच होगा। देखें मैं दोबारा आपको एरो से शो कर रहा हूँ, ये इसका टेल है और ये इसका हेड होगा। ये रिएक्टिव साइड है, रिएक्टिव साइड हमेशा हेड होती है, ये इसका टेल और ये इसका हेड, तो इसे कहते हैं हेड टू टेल कपलिंग। कैमीन स्काई कैटलिस्ट की ये खूबी है, ये प्रॉपर्टी है कि इससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें मिथाइल ग्रुप सारे एक साइड पे होंगे, एक ही साइड पे होंगे, ये उसकी खूबी है। अच्छा, अब इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट है, वो है स्टीरिक रिपल्जन का। अब इसमें मोनोमर टू वेज से लिंकिंग कर सकता है, एक नंबर 19 वे से और दूसरा 20। 19 लिगेंड्स में आपको नजर आ रहा है कि ये जर्कोनियम के करीब और ये सीपी साइक्लोपेंटाडाइन के करीब डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा? CH2। और इस केस में देखें कि यहाँ पे इन केस ऑफ 20 इसमें जो CH3 ग्रुप है वो जर्कोनियम और सीपी साइक्लोपेंटाडाइन के करीब है। अब ये सोचना है कि इन दोनों में से कौन सा लिगेंड मोर इफेक्टिव है और कौन सा लिगेंड हम प्रेफर करेंगे, कौन सा मोर इफेक्टिव है, कौन सा मोर सिग्निफिकेंट है, या कौन सा मोर प्रेफरेबल है। अब ये क्वेश्चन है। अब इसके बारे में यहाँ पे एक कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है स्टीरिक रिपल्जन का। जिस चीज की स्टीरिक रिपल्जन ज्यादा होती है वो चीज स्टेबल नहीं होती, वो केमिकल रिएक्शन एक सीक्वेंस से प्रोसीड नहीं होता। जिसकी स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टीरिक रिपल्शन कम होती है वो रिएक्शन एक सीक्वेंस के साथ आगे प्रोसीड कर सकता है। तो यहाँ पे देखें 19 CH2 ग्रुप है और ये क्या है? CH3 ग्रुप है। CH2 ग्रुप छोटा होता है, CH3 ग्रुप लार्जर होता है। ये लेस रिपल्जन होगी, यहाँ पे मोर रिपल्जन होगी, इसलिए हम कैटलिस्ट 19 को सिलेक्ट करेंगे, प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर 20। वाई? बिकॉज इन केस ऑफ 20 कैटलिस्ट there is CH2 group beside huge CP ग्रुप। CP के साथ छोटा ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे CP मीन साइक्लोपेंटाडाइन के साथ लार्जर ग्रुप आ रहा है, इसलिए इस इन केस ऑफ 20 रिपल्जन ज्यादा होगी और इन केस ऑफ 19 रिपल्जन कम होगी। सो दैट्स व्हाई we prefer catalyst 19 because in case of 19 there is less steric repulsion, while in case of 20 catalyst there is a huge steric repulsion. अच्छा, इसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉलीमर। टाइप्स ऑफ पॉलीमर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर। ये पॉलीमर बेस करती है स्टीरियोकेमिस्ट्री की बेस पे। स्टीरियोकेमिस्ट्री टाइप्स ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिहाज से पॉलीमर की कितनी काइंड्स हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बेस पे 3 पॉलीमर हैं। पॉलीमर की 3 काइंड्स हैं। फर्स्ट है आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स, सेकंड है सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर, और थर्ड है एटेक्टिक पॉलीमर्स। अब इन तीनों पॉलीमर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। इन तीनों पॉलीमर्स में क्या डिफरेंस है, क्या वेरिएशन है इन तीन पॉलीमर्स में। पहला है आइसोटैक्टिक पॉलीमर। अब इसमें देखें कि ये मिथाइल ग्रुप बॉटम पे है, मिथाइल ग्रुप बॉटम पे है, मिथाइल ग्रुप बॉटम पे है, सारे देखें कि ये मिथाइल ग्रुप बॉटम पे आ रहे हैं। इसमें क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द मेन चेन स्केलेटन। कार्बन की जो मेन चेन
स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है, उसमें जो जितने भी मिथाइल ग्रुप हैं वो सारे एक ही साइड पे आ रहे हैं। तो ऐसा पॉलीमर जिसमें सारे के सारे मिथाइल ग्रुप एक ही साइड पे आ रहे हों तो उस पॉलीमर को हम कहते हैं आइसोटैक्टिक पॉलीमर, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोटैक्टिक पॉलीमराइजेशन। नंबर 2, सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर। इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स अरेंज इन अल्टरनेटिव फैशन ऑफ द मेन कार्बन स्केलेटन। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो मिथाइल हम यूज कर रहे हैं और वो अल्टरनेटिव वे से लिंक होगा। कैसे अल्टरनेटिव वे से लिंक होगा, देखिए ये CH3 बॉटम और CH3 ग्रुप अप, फिर ये डाउन, फिर ये अप, ये डाउन, इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा, डाउन अप डाउन अप। तो ये मिथाइल ग्रुप अल्टरनेटिवली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर, और दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सिंडियोटैक्टिक पॉलीमराइजेशन। नंबर 3, एटैक्टिक पॉलीमर्स। एटैक्टिक में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स अरेंज इन ए रैंडम मैनर अराउंड द मेन कार्बन स्केलेटन। अब इसमें मेन कार्बन स्केलेटन के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी कोई खास तरतीब नजर नहीं आएगी आपको। जैसा कि देखें कि यहाँ पे C3 नीचे है, एक बॉटम पे है, टॉप पे 2 आ गए, फिर बॉटम पे 2 आ गए। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो इधर से एक है, ऊपर 2 हैं, फिर नीचे 2 आ गए। तो खास इसमें पैटर्न नजर नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड रैंडम मैनर। कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें बॉटम में 2 हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आगे नेक्स्ट स्टेप में जो है वो टॉप पे 3 आ जाए, 2 आ जाए, तो ये रेंडमली है। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री। हर पॉलीमर स्ट्रक्चर की बेस पे डिफरेंट पॉलीमर बनाता है। अच्छा, एग्जांपल ऑफ टैक्टिसिटी। कौन से कैटलिस्ट हैं जो इस तरह के पॉलीमर बनाते हैं? किस तरह के पॉलीमर बनाते हैं? एटैक्टिक बनाते हैं, आइसोटैक्टिक बनाते हैं, या सिंडियोटैक्टिक बनाते हैं? वो कौन से कैटलिस्ट है? तो इसमें कैटलिस्ट 24, कैटलिस्ट 25 और कैटलिस्ट 26, ये तीनों कैटलिस्ट क्या हैं? ये तीनों को तीनों आपस में आइसोमर हैं। 25, 24, 26, ये तीनों कैटलिस्ट आपस में आइसोमर हैं। अब 24 और 25 ये कायरल कैटलिस्ट हैं। अगर हम उसको R और S कन्फिग्रेशन के लिहाज से करें, जिस तरह BS फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक है हाउ टू असाइन R एंड S कन्फिग्रेशन इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं और आपने उसको R और S असाइन करना होता है कि कौन सा कंपाउंड R है और कौन सा कंपाउंड की कन्फिग्रेशन ऐसा, ये उसी हिसाब से है। तो बहरहाल हम डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट आपको ये बताना है कि 24 और 25 और ये 26, 24, 25, 26 ये तीनों आइसोमर हैं। लेकिन जो 24, 25 है ये कायरल कैटलिस्ट है। इनके को बता रहा था कि कौन से कैटलिस्ट हैं कि जिससे हम स्टीरियो पॉलीमर बना सकते हैं। स्टीरियो पॉलीमर क्या मतलब है? आइसोटैक्टिक पॉलीमर, सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर या एट टैक्टिक पॉलीमर। वो कैसे बनाते हैं? कौन से कैटलिस्ट हैं जो इस स्टीरियो पॉलीमर बनाने में यूटिलाइज होते हैं? वो कैटलिस्ट हैं 24, 25 और 26 हैं। अब इसमें देखें कि जो 24, 25, 26 ये तीनों आइसोमर हैं, लेकिन 24, 25 कायरल हैं और 26 के है वो नॉन कायरल हैं, उसके अंदर कायरलिटी नहीं है। अब 24 और 25 दोनों को हम सेपरेट भी कर सकते हैं। एक स्पेशल मेथड होते हैं कि किस तरह आपने दो एनंशियोमर को आपने सेपरेट करना है, तो उस लिहाज से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं उसको। अच्छा, अब ये 3 किस्म के
अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि ये कैटलिस्ट 24 और 25 को हम कहते हैं ये C2 सिमेट्रिक है। C2 सिमेट्रिक बेसिकली एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि केमिस्ट्री के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ग्रुप थ्योरी। शॉर्ट एब्रीविएशन है GT, G फॉर ग्रुप, T फॉर थ्योरी। उसमें ये सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं या ऑर्गेनिक, उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटेल से पढ़ते हैं उन कंपाउंड्स की। तो उसमें ये C2 सिमेट्री क्या है कि एक ऐसा कंपाउंड हो कि अगर उसको हम 180 पे रोटेट करें, रोटेट करने के बाद उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आए, तो दैट इज कॉल्ड C2 सिमेट्री, कि उसके अंदर जो कन्फिग्रेशन है वो C2 है। कि कोई भी ऐसा कंपाउंड है उसके पूरे स्ट्रक्चर को हम 180 के हिसाब से रोटेट करें, तो रोटेट करने के बाद स्ट्रक्चर ऐसा ही बन जाए जैसे पहला था, तो उस ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं उसके अंदर जो सिमेट्री है वो C2 है। अच्छा, अब ऐसे कंपाउंड्स को हम अनसा मेटालोसिन भी कहते हैं। ये 24, 25, 26 को हम एनसा मेटालोसिन भी, लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है हैंडल, जो कि ब्रिज को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ये देखें जरकोनियम के साथ जो ब्रिज बने हुए हैं, इनको इन्होंने इस हैंडल से शो किया है। अच्छा, अब ये कैसे, कौन सी चीज है कि जो पॉलीमर को आइसोटैक्टिक बनाती है, सिंडियोटैक्टिक बनाती है या एटैक्टिक बनाती है? कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो इस अरेंजमेंट को, इन स्टीरियो आइसोमर को कंट्रोल कर रही होती है, स्टीरियो पॉलीमर को कंट्रोल कर रही होती है? बेसिकली वो स्टीरियो स्पेसिसिटी ऑफ रिएक्शन स्टेप, कि उस रिएक्शन में जो मोनोमर है वो किस डायरेक्शन पे अटैक कर रहा है, फ्रंट पे अटैक कर रहा है, बैक पे अटैक कर रहा है, हेड टू हेड लिंकिंग हो रही है, हेड टू टेल हो रही है। ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, उस डिसाइड करते हैं कि ये आइसोटैक्टिक है, सिंडियोटैक्टिक है। डिसाइड करता है कि ये पॉलीमर आइसोटैक्टिक बनेगा, सिंडियोटैक्टिक बनेगा या एटैक्टिक बनेगा। उसकी वजह ये है कि ये मोनोमर पे डिपेंड करता है कि मोनोमर किस पैटर्न से लिंक हो रहा है, कि वो हेड टू हेड लिंक हो रहा है, हेड टू टेल हो रहा है, फ्रंट से आ रहा है, बैक से आ रहा है, बॉटम से आ रहा है। ये फैक्टर डिसाइड करता है कि ये पॉलीमर आइसोटैक्टिक होगा, सिंडियोटैक्टिक होगा या एटैक्टिक होगा। इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ रिएक्शन स्टेप। कि रिएक्शन स्टेप के अंदर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या है, कि वो टॉप से अटैक कर रहा है मोनोमर, बॉटम से कर रहा है, हेड टू हेड कर रहा है, हेड टू टेल कर रहा है। ये सारे फैक्टर को हम कहते हैं। डिटेल में हमने नहीं पढ़ना, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि आप कैसे वो हम डिसाइड करेंगे कि ये पॉलीमर आइसोटैक्टिक बनेगा, सिंडियोटैक्टिक बनेगा या एटैक्टिक बनेगा। तो वो डिपेंड करता है कि जो मोनोमर है वो किस डायरेक्शन में अटैक कर रहा है। इसी टॉपिक की लेक्चर्स के एंड पे एक स्लाइड है, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे उस ओरिएंटेशन से मोनोमर अटैक करेगा। ये वो एग्जांपल है कि जो कि स्टीरियो पॉलीमर को बनाने के लिए यूटिलाइज होते हैं। अच्छा, अब 21, 22, 23 जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है उसके लिहाज से अगर हम कंपेयर करें कि 21 क्या है, 22 क्या है और 23 क्या है। 21 देखें कि इसमें सारे जो मिथाइल ग्रुप हैं वो एक साइड पे हैं, तो दैट इज कॉल्ड, ये कौन सा पॉलीमर होगा? अगर मैं दोबारा आप स्लाइड पे ले जाऊं आपको, आइसोटैक्टिक में क्या है कि सारे मिथाइल ग्रुप एक साइड पे हैं, तो इसलिए जो फर्स्ट पॉलीमर है 21, वो कौन सा पॉलीमर है? ये आइसोटैक्टिक पॉलीमर है। 22 क्या है देखें, ये अल्टरनेटिव आ रहे हैं, ये वेज डॉट लाइन, वेज डॉट लाइन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये अल्टरनेटिव आ रहे हैं। तो अगेन देखें अल्टरनेटिव वाला कौन सा था, ये था सिंडियोटैक्टिव, कि उसमें मिथाइल ग्रुप अल्टरनेटिव आ रहे हैं, टॉप बॉटम टॉप बॉटम। तीसरा है एटैक्टिव में क्या है कि कोई तरतीब नहीं है, रेंडमली है। तो इसमें देखें कोई यहाँ पे आपको एक तरतीब नजर नहीं आ रही, रेंडमली अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसे हम कहते हैं एटैक्टिक पॉलीमर। तो ये 21, 22, 23 डिफरेंट पॉलीमर है। पहला आइसोटैक्टिक है, 22 सिंडियोटैक्टिक है और 23 एटैक्टिक है। अच्छा, अब ये
जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीमर्स हैं, क्या ये पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते? डिफरेंट ओरिएंटेशन है कि आइसोटैक्टिक में और ओरिएंटेशन है, सिंडियोटैक्टिक में और ओरिएंटेशन है, और एटैक्टिक पॉलीमर में और डिफरेंट ओरिएंटेशन है। तो क्या ये पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते? डेफिनेटली करते हैं। अब मैं आप इस एक मिसाल से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह ये स्टीरियो पॉलीमर के अंदर जो डिफरेंट ओरिएंटेशन है, आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक, एटैक्टिक, किस तरह पॉलीमर की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। अब 11 है आइसोटैक्टिक, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 165 डिग्री सेंटीग्रेड। 22 है सिंडियोटैक्टिक, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। और 23 है एटैक्टिक, इसका बॉइलिंग पॉइंट 0 से भी कम है। अब देखें डिफरेंट रोटेशन है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट आ रहे हैं। पहले का 165, सेकंड का 130 और तीसरे का है 0 है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन ही कर सकते हैं कि ये क्यों 21 का बॉइलिंग पॉइंट 165 हायर है, 22 का लोअर है और 23 का सबसे कम है, क्यों? यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि 21 में देखें कि सारे मिथाइल एक ग्रुप में है, तो उनकी जब एक और मालिक्यूल आएगा, दूसरा तीसरा मालिक्यूल आएगा, तो एक तरतीब से वो पैक होते जाएंगे, वो चेन्स करीब करीब जो है वो पैक हो जाएंगी और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, वंडर वाल फोर्स स्ट्रांग होगी, तो वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन इसमें 22 में देखें कि वो क्योंकि सारे मिथाइल ग्रुप एक सेट में नहीं है, एक टॉप पे बॉटम पे आ रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और 23 में क्योंकि उसमें ग्रुप की रेंडमनेस है, क्योंकि जब एक मालिक्यूल है दूसरा मालिक्यूल है, 23 के 4 मालिक्यूल हो तो उनकी पैकिंग स्ट्रांग नहीं होगी, तो डेफिनेटली वंडर वाल फोर्सेस या लंडन फोर्सेस वीक होंगी। सो फाइनली उनका बॉइलिंग पॉइंट 0 से भी कम हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें आगे वाले रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। एक है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन कंपाउंड है, FLUREN, ये वाला 2 बेंजीन है और दरमियान में 5 मेंबर रिंग है। और इंडीन, ये एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक बेंजीन है और इस तरह 5 मेंबर रिंग और एक डबल बॉन्ड है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब अगर एक इस कंपाउंड से मैं एक H निकालता हूँ, H रिमूव कर देता हूँ, आपको पता है ना, जब भी हम किसी अल्काइल ग्रुप से हम H रिमूव करते हैं तो जो न्यू ग्रुप बनता है उसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप कहते हैं। किसी भी अल्केन से हम H रिमूव करते हैं तो जो न्यू ग्रुप बनता है उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह इनसे भी अगर हम एक एक H निकाल दें, रिमूव कर दें, तो एक न्यू ग्रुप बन सकता है। अब अगर मैं फ्लोरीन से एक H रिमूव करता हूं तो ये बन जाएगा फ्लोरीनाइल, और अगर यहां से मैं एक H रिमूव करता हूं तो ये ग्रुप बन जाएगा इंडीन। उसी सेम पैटर्न से जिस तरह CH4 से मैं एक H रिमूव करता हूं तो वो बन जाता है मिथाइल बन जाता है। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये वो कैटलिस्ट है कैस्टल 19, ये प्रोपालीन मोनोमर है, ये प्रोपालीन जो है वो मोनोमर है। और ये जैसे ही लिंक होगी तो ये रोटेट हो रहा है टुवर्ड्स अवे फ्रॉम यू, तो ये पीछे की तरफ रोटेट होगा। देखें यहाँ पे R के ऊपर डैशन लगी हुई है और H जो है वो वेज है, H आपकी तरफ है, R जो है वो पीछे की तरफ है। लेकिन जैसे आप रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद क्या जाता है, H जो है वो पीछे चला जाता है, और जो हाइड्रोजन है ये जहाँ पे जो है H लगा हुआ है, सॉरी CH3 लगा हुआ है, तो वो जो है वो आपकी तरफ आ जाता है। फिर एक और ग्रुप होगा मोनोमर। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह हम बता रहे थे कि कौन सा ग्रुप करीब होगा तो वो रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब देखिए ये CH2 ग्रुप इस ग्रुप के करीब है, ये मिथाइल ग्रुप भी यहाँ आ सकता है, लेकिन ये CH2 ग्रुप इस वजह से इसके करीब है क्योंकि CH2 ग्रुप छोटा होता है, CH3 ग्रुप ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि ये बड़े रिंग हैं तो इसलिए यहाँ पर वजन कम होगी। अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाए तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, क्यों? कि CH3
हैवी ग्रुप है, ये भी हैवी ग्रुप है, तो यहाँ पे रिपल्जन होगी, रिपल्जन से रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो गया, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे CH2 ग्रुप इन बड़े CP रिंग के साथ है और ये बड़ा ग्रुप जो है वो CP से दूर है। तो फिर क्या होता है अगेन, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं कि काइंडली आप नोट करते जाएं, मैं एंड पे एक्सप्लेन करूंगा, 10 मिनट रखूंगा आपके लिए। ओके सर। तो ये क्योंकि CH2 है यहाँ पे, ये हैवी ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ पे वजन कम होगी और मिथाइल ग्रुप इन हैवी रिंग से CP रिंग से दूर है, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। अगेन जैसे ये प्रोपेलिन मोनोमर लिंक होता है, अगेन रोटेशन होती है, रोटेशन होगी और फिर क्या होगा, रोटेशन के बाद ये अरेंज हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे जो है वो, अगर हम देखें कि ये जो है एक ही साइड पे आ रहे हैं, तो ये हेड टू टेल कपलिंग हो रही है। और मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हेड टू टेल कपलिंग में क्या होता है कि सारे मिथाइल जो है एक ही ग्रुप साइड पे आएंगे। जो देखें ये एक मिथाइल है, दूसरा मिथाइल है, तो एक ही साइड पे आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, हेड टू टेल कपलिंग हो रही है और सारे मिथाइल एक ही साइड पे आ रहे हैं। तो अगर ये MCQs भी गिवन हो आपको कि दो स्ट्रक्चर गिवन है, एक का मिथाइल ग्रुप एक साइड पे आ रहे हैं और दूसरों के मिथाइल ग्रुप एक साइड पे नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन सी कपलिंग हो रही है, कौन सी लिंकिंग हो रही है, हेड टू हेड और हेड टू टेल, तो डेफिनेटली हेड टू टेल से सारे मिथाइल ग्रुप एक ही साइड पे आएंगे। अब इस केस में जिस तरह पहले मैंने कीमिंस्काई कैटलिस्ट में कहा था कि वो जो मोनोमर है उसको किस पैटर्न से आना चाहिए, तो इस केस में भी यही है। ये 27 और 28 देखें कि 27 में देखें कि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इनकी तरफ है, हैवी ग्रुप के साथ की तरफ है, लेकिन यहाँ पे देखें कि जो अल्काइल ग्रुप है ये इनसे, इनकी डायरेक्शंस अवे फ्रॉम हैवी ग्रुप है। तो जिस कैटलिस्ट में मिथाइल बड़े ग्रुप की डायरेक्शन बड़े ग्रुप की तरफ होगी, वो रिपल्शन ज्यादा होगी, वो स्टेबल नहीं होगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। लेकिन जिस कैटलिस्ट में जो हैवी ग्रुप है, बल्कि ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम हैवी ग्रुप होगी, उससे दूर होगी, तो वो कैटलिस्ट स्टेबल होगा और वो आगे रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है। तो इन 27 और 28 में हम 28 को प्रेफर करेंगे, 27 को हम प्रेफर नहीं करेंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल है कि कंट्रोलिंग द टैक्टिसिटी ऑफ polypropene show that polymerization of propene with a catalyst containing CH2 linked fluorinyl and cyclopentadienyl group 29 should result in syntactic polypropylene। अब ये 29 कैटलिस्ट से सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर बने, क्यों, ये मोनो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है और मोनोमर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट कौन सा है और मोनोमर किस डायरेक्शन पे लिंक हो रहा है। अब इसमें देखें कि यहाँ पे ये जो मोनोमर है ये अवे फ्रॉम द ये CP रिंग से जो है वो अवे है। देखें ये CH2 ये छोटा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, और C3 जो है वो अवे है। तो इस तरह आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा, जैसे लिंक होता है ये रोटेट होता है, रोटेट होने के बाद ये फिर क्या चल जाएगा कि ये जो एज वेज हमारी तरफ आ रहा है वो चला जाएगा इसमें बैक साइड पे और प्लेन में चला जाएगा, और एच जो है वो हमारी तरफ आ जाएगा। दूसरा प्रोपालीन का मोनोमर है, ये जैसे ही अटैच होगा तो अगेन देखें कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इन हैवी ग्रुप से दूर है, इसीलिए ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा और उसके बाद एक न्यू स्ट्रक्चर बन जाता है, ये फिर रोटेट होगा और रोटेशन के बाद जो है हमें ये प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें देखें कि एक मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारी तरफ है और दूसरा मिथाइल ग्रुप हमसे दूर है, ये अल्टरनेटिव पैटर्न आ रहा है, तो ये क्या होगा, सिंडियोटैक्टिक होगा। अगेन ये मोनोमर्स की ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है कि ये सिंडियोटैक्टिक बन रहा है। अगर
मोनोमर इस तरह आ जाए कि ये मिथाइल ग्रुप जैसे ये कि यहाँ पे दिखाया गया मिथाइल ग्रुप इस तरफ हो जाए, तो ये सिंडियोटेट्रिक नहीं बनेगा। हो सकता है थोड़ा सा कोई पॉलीमर बन भी जाए, यील्ड बहुत कम होगी क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा, लेकिन सिंडियोटेट्रिक नहीं होगा। अब ये मोनोमर की डायरेक्शन डिसाइड कर रही है कि मोनोमर किस डायरेक्शन से लिंक हो रहा है, किस डायरेक्शन से कैटलिस्ट के साथ लिंक हो रहा है, वो डिसाइड करती है कि सिंडियोटेक्टिक बनता है या सिंडियोटेक्टिक नहीं बनता। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल है कि जो इस तरह के कैटलिस्ट में यूज होते हैं। ग्रुप 4 के कैटलिस्ट जैसे कि जिरकोनियम है, हाफनियम है, टाइटेनियम है, ये मोर इफेक्टिव हैं ये ट्रांजिशन मेटल। और कुछ लेंथनाइड्स भी हैं जो कि इस किस्म की इथाइलिन पोलराइजेशंस में मोर इफेक्टिव हैं। अब क्वेश्चन है कि ग्रुप 5 ट्रांजिशन पीरियोडिक टेबल में आप देखें ग्रुप 5 में, तो वो क्यों ज्यादा यूज नहीं होते या उसकी लिमिटेड एप्लीकेशन क्यों है? उसकी वजह ये है कि ग्रुप 4 के एलिमेंट की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, अपने रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन ग्रुप 5 के एलिमेंट नॉर्मली वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए उनकी एप्लीकेशन लिमिटेड है। अब एक और क्वेश्चन है, क्या हम ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करके इसको हम उस तरह यूज कर सकते हैं जिस तरह ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को हम कैटालिसिस में यूज करते हैं? आंसर है यस। अगर हम एक सोच समझ के केयरफुली लिगेंड को डिजाइन करें तो ग्रुप 5 के एलिमेंट जब ऑर्गेनिक लिगेंड से लिंक होके एक न्यू कैटलिस्ट बनेगा तो वो भी स्टेबल बनेगा। केयरफुली कैसे कैसे केयरफुली हम लिगेंड्स को डिजाइन करना होगा? अब इसमें देखें कि कैटलिस्ट 30 में देखें, कैटलिस्ट 30 में ये वेनेडियम है, ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लिंक किया है, तो नाइट्रोजन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस मेटल को, तो मेटल स्टेबल रहेगा। जब मेटल स्टेबल रहेगा तो ओवरऑल कैटलिस्ट स्टेबल बन जाएगा और रिएक्शंस को प्रोसीड कर सकता है। जो तो ये एक तरीका है केयर हाउ टू डिजाइन केयरफुली हाउ टू डिजाइन द लिगेंड केयरफुली, कि हम एक लिगेंड्स को केयरफुली यानी सोच समझ के, हमें जो केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट हैं उनको यूटिलाइज करते हुए हमें लिगेंड डिजाइन करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे है कि आप ऐसा ग्रुप वेनेडियम के साथ लिंक करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, वेनेडियम को, तो वेनेडियम स्टेबल बन जाएगा। जब वेनेडियम मेटल स्टेबल होगा तो ओवरऑल लिगेंड भी स्टेबल होगा। तो उससे हम उसके बाद इस तरह जो लिगेंड डिजाइन करेंगे, लिगेंड नंबर 30, तो इट इज हाईली एक्टिव लिगेंड फॉर इथीन पोलीमराइजेशन, तो ये इथीन पोलीमराइजेशन के लिए एक्टिव होगा। अच्छा, ये कैटलिस्ट 30 के साथ हम एक को कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, वो ऑर्गेनो एल्यूमिनो क्लोराइड। कैटलिस्ट 30 को हम सेपरेट यूज नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ एक को कैटलिस्ट यूज करेंगे। वो को कैटलिस्ट क्या है, ऑर्गेनो एल्यूमिनो क्लोराइड, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लिंक होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनो एल्यूमिनो क्लोराइड। तो ये अच्छा, ग्रुप 5 में जो है ये प्लेटिनम निकल प्लेटिनम निकल भी हैं कि